अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपोजिशन क्या कर रहा है और विशेष तौर पर दो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टीज समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्या कर रहे हैं। और आने वाले 9 महीनों के बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो इन दो पार्टियों का क्या रुख होगा और क्या होने वाला है। आज की डिबेट इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि आज बहुत लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुले तौर पर उन्होंने पत्रकारों के समक्ष, हालांकि वो पत्रकारों के सवाल लेती नहीं है, पर आज उन्होंने पत्रकारों से जानबूझकर सवाल लिया। तो सवाल भी किया गया मीडिया की तरफ से कि क्या आप किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने दो टूक शब्दों में कहा नहीं, क्योंकि गठबंधन का उनका अनुभव ठीक नहीं है। उनके वोट तो ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन जिनके साथ हो जाती है उनके वोट उन्हें नहीं मिलते। लेकिन बहन जी ने यह नहीं बताया कि उनको 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे मिल गए। तो अगला सवाल किया पत्रकारों ने मायावती से कि क्या किन्हीं दलों के लिए जिनसे आपकी समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है, बातें चल रही हैं, क्या उनके साथ या उनके लिए कुछ सीटें आप छोड़ेंगी। मायावती ने उससे भी इनकार किया और कहा सभी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसके पहले अखिलेश यादव जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो छोटे दलों के साथ समझौते में जाएगी, किसी बड़े दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेगी। यानी नो बीएसपी, नो कांग्रेस, नो आम आदमी पार्टी। तो फिर कौन है छोटे दल जिनके साथ वो सुखी हैं या जाना चाहते हैं। जैसे अपना दल बीजेपी के साथ है, उसी तरह राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी अभी अकेले है, लेकिन इन दिनों एक मोर्चा बना है। ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, इनका एक अलायंस बना है, संयुक्त मोर्चा। और ये कल बलरामपुर में इन्होंने एक रैली भी की, इसके पहले आजमगढ़ में भी शक्ति प्रदर्शन किया था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह संयुक्त मोर्चा बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों से निगोशिएट कर रहा है, दोनों से मोल भाव कर रहा है, किसके से यहां ज्यादा उसको मिलने की उम्मीद है। जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है और जिस प्रकार की हवाएं बह रही हैं उत्तर प्रदेश में, उससे लगता है कि यह मोर्चा बीएसपी के ज्यादा निकट है। डील होती है नहीं होती है एक अलग बात है, लेकिन यह मोर्चा मायावती के नजदीक है। लेकिन इस मोर्चा की हसरतों को आज मायावती ने चकनाचूर कर दिया, यह कह के कि वो एक भी सीट किसी के लिए नहीं छोड़ेंगी। यानी अब तक की जितनी भी डिप्लोमेटिक बैक चैनल बात थी वो सब खारिज। आज की डेट में मायावती अकेले खड़ी हैं। तो अकेली मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी रेलिवेंसी है, हमें इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। विपरीत से विपरीत हालात में भी किसी की सुनामी आ जाए, किसी राजनीतिक दल का लहर आ जाए, पर मायावती के साथ उनका 16 से 18% वोट इंटैक्ट है। भले ही कितने चुनाव मायावती बुरी तरह से हार गई हों, लेकिन 18% का वोट उनका सुरक्षित रहता है। यह 18% सीटों में भले न कन्वर्ट हो पाए, लेकिन वोट ये हाथी पे ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह फैक्ट है। 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद जितने भी चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ सीटों का। कभी 28% वोट शेयर वाली पार्टी आज 16 से 18% के बीच रहती। तो अकेले मायावती क्या उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा कर पाएंगी। सोशल इंजीनियरिंग जो 2007 में करिश्माई प्रदर्शन उन्होंने किया था, क्या उसका कोई स्कोप है इस वक्त, या मायावती प्रयासरत भी हैं उस तरफ। 18% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको अपने वोट परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करना है तो आपको 26% से ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी 40% की राजनीति कर रही है इस वक्त। तो जो बीजेपी को हराने का ख्वाब देखते हैं उन्हें अपने वोट शेयर की तरफ भी देखना चाहिए। सिर्फ इंटैक्ट हो देना ही आपकी जीत का फार्मूला नहीं हो सकता है। तो क्या राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा ये लोग कोई करिश्मा करेंगे अगर मायावती के साथ जुड़ेंगे? तो ये कितना परसेंट वोट है और ये क्या ट्रांसफरेबल है? अब दो और दल हैं, कांग्रेस जो अभी भी संशय की स्थिति में है। अभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुलकर लड़ाई नहीं लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी जो जरूरत से ज्यादा खुलकर लड़ाई लड़ रही है, जिन्हें अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश कोई दिल्ली नहीं है और उत्तर प्रदेश पंजाब भी नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। समाजवादी पार्टी ने इन दिनों एक नया प्रयोग किया है। कासगंज में अखिलेश यादव ने महान दल के साथ समझौता किया है। हालांकि यह समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन महान दल की आयोजित एक रैली में अखिलेश यादव कासगंज गए थे। केशव देव मौर्य बदायूं कासगंज एटा की पट्टी के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने अपना दल बनाया है जिसका नाम है महान दल। 4 जिलों में ये बहुत मायने रखता है, ये पार्टी, ये संगठन, और इनका ठीक ठाक वोट बैंक है और उस पर उनकी अपनी पकड़ है। तो अखिलेश यादव इस तरह के छोटे छोटे दलों पर फोकस कर रहे हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकारे और उनके झंडे के नीचे रहे और उनकी विचारधारा के साथ खड़ा हो। क्या यह प्रयोग सफल होगा? तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्या राजभर को वापस पटा पाएगी? अब नहीं लगता है। और अपना दल का क्या भविष्य है? अपना दल की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि अपना दल अगर अकेला छूटा तो शिकार हो जाएगा। अपना दल के पास अब चॉइस नहीं है। जो बीजेपी दे उसको चुपचाप कबूल कर लेना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। उनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय इस बात के कि बीजेपी के पीछे खड़े रहें, क्योंकि बीजेपी के दम पर ही वो कुछ जीतने की स्थिति में है। अगर अकेले जाते हैं तो उनके लिए राजनीतिक फैसला बहुत ज्यादा जोखिम भरा होगा। अब सिर्फ 9 महीने बचे हैं, इसलिए हर एक चाल नजर रखी जानी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है और पर्दे के पीछे क्या बात कर रहा है, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह उत्तर प्रदेश है, यहां आप जो सामने कह रहे होते हैं दरअसल पीछे वो नहीं हो रहा होता है, और जो नहीं हो रहा होता है आप वैसा कर रहे होते हैं। इसलिए अभी किसी की बात पर आपको यकीन करने की बहुत गंभीरता से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिदृश्य आपको हर घंटे बदलते नजर आएंगे। तो अभी का क्या परिदृश्य है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। छोटे दलों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। छोटे दलों को साथ लेकर के आने वाले विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और चुनाव में हम स्वागत करते हैं सभी दलों का जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। कई बार आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आती है तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लार्जेस्ट अपोजिशन के 2 दल जो हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनकी क्या तैयारी है? फिलहाल ये दोनों का कोई गठबंधन नहीं होगा। प्री पोल अलायंस अब नहीं, ये बात कंफर्म्ड है। पोस्ट पोल तो कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ सपा बसपा भी मिल सकती है और यहाँ बीएसपी बीजेपी भी मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस सपा के साथ भी खड़ी हो सकती है। तो जितने भी तरह के राजनीतिक प्रयोग हैं उसके लिए सब उत्तर प्रदेश उसके लिए तैयार है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, एमएच खान साहब बीएसपी के हार्डकोर सपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आज बीएसपी पर कोई डिबेट करने का अवसर हम सबको मिला है, तो ये एक महत्वपूर्ण परिचर्चा। सामान्य तौर पर मायावती मौका देती नहीं है जूही सिंह को कुछ हमला करने के लिए। तो डॉक्टर एमएच खान साहब, बहुत स्वागत आपका। आज मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मायावती जी की 16.5 मिनट की। एक चीज़ तो उन्होंने स्पष्ट कर दी कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन ऐसी चर्चा क्यों है खान साहब की बैकडोर में वो ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रही हैं और सीटों का समझौता भी हो सकता है? नहीं, ये तो ब्रजेश जी देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है और ये ख्यालात की बातें हो सकती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और राजभर, देखिए राजभर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों अपनी अपनी पार्टियों का नाम जो है अपनी बिरादरी के नाम से चलाते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा उनके पास नहीं है। सभी जात बिरादरी को साथ में लेकर चलने का उनके पास मादा नहीं है। और 2007 में करिश्माई ढंग से बीएसपी सत्ता में आई थी और जितने गठबंधन उन्होंने किए उस गठबंधन में उन्होंने धोखा ही खाया। 96 से हम बात शुरू करना चाहते हैं। 96 में गठबंधन कांग्रेस से किया उन्होंने, कांग्रेस का वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया, बीएसपी का वोट चला गया, तो उस समय उनको झटका लगा। लेकिन फिर भी आप गठबंधन करते रहिए, इसलिए कि जनता ये ना समझे कि हम बीजेपी से लड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो उन्होंने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा है, तो इनके वोट भी अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे और जो वोट जुड़ना चाहते हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं, वो अपने बल पे अपना वोट इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास 7% वोट से ज्यादा नहीं है। जी खान साहब, मैं बहुत पुराना नहीं जाना चाहता, मैं 2012 से शुरू करता हूं। 2012 के असेंबली इलेक्शन, जी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2014 सफाया हो गया, 0 सीट। 2017 महज 19 सीट। 2019 जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 10 सीटें मिली। ये ठीक है, और मैंने डिबेट की स्टार्टिंग में ये बात पहलू रखा कि हालात कैसे भी हों, 16 से 18% का वोट शेयर मायावती का है, लेकिन ये 16 से 18% जीत की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैं तो यही बात कह रहा हूं। 18% वोट आपके पास है, पूंजी आपके पास कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि पूंजी है ही नहीं, 0% पूंजी है, या आपके पास 5% पूंजी है। आपके पास 18 से 20% पूंजी है, और उस पूंजी में जो कैंडिडेट लड़ेगा उसकी भी अपनी पूंजी होनी चाहिए, तब वो आदमी जीत सकता है। दूसरी बात, ये गारंटी होना चाहिए कि हाँ, आप किसी दल के साथ तालमेल में नहीं है और गठबंधन में बहुत सी खराबियां आती हैं। अपना दल देखिए अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन उनकी नेता जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दी गई। राजभर मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, इसी बार इसको ले लिया गया, हटा दिया गया। तो गठबंधन सरकारें बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही हैं। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी का समर्थन था, हट गया, कमांडर मंडल ले आए, हटा दिए गए। तो गठबंधन का बहुत बड़ा असर नहीं होता है जब तक कि वो सवाल मैं आपसे पूछूं। कई लोगों का कहना है कि वो सवाल आपसे सीधा पूछा जाए। जी, सवाल अभी काल्पनिक है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अगर कोई हालात ऐसे बनते हैं चुनाव के बाद, तो अखिलेश यादव और मायावती के रिश्ते कैसे महसूस करेंगे आप? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकता हूँ। क्यों खान साहब, क्यों तो भाग रहे हो? ना, आधी रात को जवाब दे के जाना पड़ेगा। सजवा के मुंह भाव मिश्रा जी, आपका आशीर्वाद है, जवाब तो मेरे पास है, लेकिन आशीर्वाद आपका प्राप्त है मुझे। देखिए, ये राजनीति में कोई चीज संभव असंभव नहीं होती है। ओके, आपके ही नेतृत्व में मैंने सीखा है कि कोई चीज राजनीति में असंभव नहीं होती है, संभव भी हो जाती है, असंभव भी हो जाती है। लोग साथ में जुड़ते भी हैं, टूट भी जाते हैं। और फिर भी जुड़ जाते हैं। बस जो चीजें होती हैं, परिस्थितियां बस होती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, फिर भी जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। तो मैं ऐसा करता हूँ, पावर का खेल। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, चूंकि तारतम्यता बनी है तो मैं जूही सिंह जी को जोड़ लेता हूँ। जूही सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव जी का मैंने स्टेटमेंट सुना कासगंज में। एक तो महान दल के मंच पर नजर आए,
तो क्या आप ये बताने की स्थिति में है कि महान दल के साथ आपका कोई पॉलिटिकल अलायंस है या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर उसके बाद क्या और भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपका कोई अलायंस है या कोई अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है? ब्रिजेश जी, हम कह कर करते हैं, और अगर महान दल के मंच पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं या आरएलडी के मंच पे वो जाएंगे, तो महान दल और आरएलडी के साथ हम ज़रूर काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम गठबंधन स्पष्ट करके चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, बाद की स्थितियां बाद में समझी जाएंगी। एक बात स्पष्ट है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री 2022 में अखिलेश यादव जी होंगे। मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल है और लोग चाहते हैं कि वो सीधा सवाल आपसे पूछा जाए। महान दल के साथ आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है, खुलकर बताइए। ब्रिजेश जी, अंडरस्टैंडिंग तो है, अब बाकी क्या चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैडम कर सकते सार्वजनिक हैं। देखिए, राजनीति पब्लिक के लिए होती है ना, एप्लीकेशन पब्लिकली ये पता होना चाहिए लोगों को कि लार्जेस्ट अपोजिशन का नेशनल प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक महान दल जो 4-5 जिलों की पार्टी है उनके मंच पर जाते हैं, तो इसका मतलब कि कुछ बात हुई होगी तभी तो गए होंगे ना, ऐसे तो जाके खड़े नहीं हो जाएंगे। तो मेक इट क्लियर, बताइए जनता को कि क्या अंडरस्टैंडिंग है। ब्रिजेश जी, चाहे 2017 हो चाहे 2019 हो, चुनाव के बहुत पहले ये सारी अंडरस्टैंडिंग, चाहे हमारा कांग्रेस गठबंधन था चाहे बसपा से था, हमने क्लियर कर दी थी। तो चुनाव के बहुत पहले लोगों को स्पष्ट अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि महान दल के साथ हम काम कर रहे हैं, आरएलडी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम चुनाव में दोनों के साथ काम कर भी चुके हैं, संजय चौहान जी लड़ भी चुके हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कंप्लीट है, स्पष्ट कह रही हूँ। एग्जैक्ट अनाउंसमेंट भी चुनाव के बहुत पहले हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे एक सवाल और है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की सब सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में संभावनाएं तलाशेंगे कि क्या संयुक्त मोर्चा जो असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है, इसमें आपको विद ओवैसी आप कंफर्टेबल फील करेंगी या विदाउट ओवैसी? ब्रिजेश जी, हमारा एक मजबूत संगठन है और मैडम आज बहुत संभल कर बोल रही हैं, चुनाव लड़ना है। तो चुनाव है 2022 का, हमारे लिए बहुत आवश्यक चुनाव है। बाकी मुझे लगता है बसपा के एक प्रश्न में आ ही गया है कि पूंजी बहुत आवश्यक है, ये उनका नजरिया है। हमारा नजरिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। उसमें जिन लोगों से हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आधिकारिक अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी आगे किससे होगी वो भी चुनाव के बहुत पहले क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो सवाल मैंने, ये अंतिम बाउंसर है इस राउंड पर आपके लिए, ये जो सवाल मैंने खान साहब से पूछा वही फिर आपसे पूछता हूँ। मायावती के बारे में आप लोग क्या धारणा रखती हैं? मायावती जी से हमारा गठबंधन था 2019 में, एक ईमानदार गठबंधन था। हमारे संगठन ने काम किया और वो इतनी सरल राजनीति नहीं है कि वोट ट्रांसफरेबल हो, किसका कितना 16% वोट हो। राजनीति जटिल हो चुकी है ना, हमने उनके बारे में कोई टिप्पणी की है। उस समय हमने ईमानदारी से काम किया। आप लोग आज आज एकदम फॉरेन मिनिस्ट्री टाइप ये डिप्लोमेटिक शब्दों का चयन क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे सीधे बोलिए हाँ या ना, इधर यस या नो। ऐसे चाशनी लगा के बोल रहे हैं जैसे मैंने कोई मतलब इनसे पेंटागन का सवाल कर लिया हो। नॉर्मल सवाल है भाई। ब्रिजेश जी कई साजिशों से निकलना है, इसलिए जितना पेंटागन टाइप जवाब दो उतना बेहतर है। ऑल राइट। समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, लार्जेस्ट अपोजिशन जितने भी हैं और जितने भी आपके खिलाफ के अपोजिशन हैं वो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी भी कोई तैयारी है? आप अपने सिर्फ अपना दल के साथ हैं या अलायंस पार्टनर कुछ और भी तलाश रहे हैं आजकल आप? देखिए ब्रजेश जी, हमारे साथ जो एनडीए के दल हैं वो हमारे साथ हैं और निरंतर हमारे साथ सरकार में काम कर रहे हैं। हम लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए और लोगों को सुविधाओं देने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज ही हमारी प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में ही बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समापन किया और सरकार की उपलब्धियां 4 साल पूरे होने जा रहा है 19 मार्च को। हम आपने ये नहीं बताया कि राजनाथ सिंह ने उसे संबोधित भी किया? जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया और माननीय योगी जी ने उसका समापन किया और हम 4 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम पहले भी उपलब्धियों को लेके गए हैं, आपने कई बार उस पर डिबेट भी किया है। जो लाभार्थी हैं हम उनका सम्मेलन किए हैं। हम जिनके तक
वंचित और शोषित जो हमारे पार्टी की विचारधारा के मूल आधार थे दीनदयाल जी के, हमारी सरकार ने उनके लिए ओम प्रकाश राजभर काम आपको किया। छोड़कर गए, 17 में आपके साथ थे, इस बार उनको लेंगे अपने साथ या उनको अलग ही दूरी रखेंगे? नहीं देखिए ब्रजेश जी, बहुत मेरा मत स्पष्ट है और मेरी पार्टी का भी मत स्पष्ट है। देखिए ओम प्रकाश राजभर के बारे में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, ओम प्रकाश राजभर ने कई एक्सपेरिमेंट किया था। वो पहले मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, और बाद में आपके साथ भी गठबंधन नहीं, कर मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, बहुत मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उनकी पार्टी सीटें जीत पाई। सपा और कौमी एकता दल के साथ वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं जीत पाए, अपने भी विधायक नहीं बन पाए। तो यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उनको विधायक बनाने में और उनकी पार्टी के लोगों क्या को ऐसा विधायक कह के आप बनाने में- कटिया डाल रहे हो ओम प्रकाश राजभर नहीं, पर? हम कटिया कभी नहीं डाल रहे हैं ब्रजेश जी, और मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे लोग जिनके विचार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हैं, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए हैं, अगर ऐसी बात कहेंगे तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि वो दिन भी दूर नहीं है जब याद करेंगे तो मुलायम सिंह को भी मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी ने बनाया, और मायावती को भी मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी ने बनाया, और उनकी जान भी हमारी पार्टी ने बचाई। जब समाजवादी पार्टी के लोग गेस्ट हाउस के अंदर उनका चीरहरण कर रहे थे तो बचाया हमारी ही पार्टी के नेताओं ने। ऐसा कह के आप मायावती में कोई संभावना तलाश रहे हैं पोस्ट नहीं, देखिए, इलेक्शन? मायावती जी को संभावना उनको दिख गया है। मैं 2017 के इलेक्शन की बात करूं, चाहे 2019 के इलेक्शन की लोकसभा की बात करूं, चाहे अभी 7 बाई इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट देख लीजिए। मायावती जी 2 सीट पर सेकेंड पोल की हैं, समाजवादी पार्टी 2 सीट पर 1 सीट जीती है, 1 सीट पर सेकेंड पोल की है, ये 2 सीटों पर कांग्रेस सेकेंड पोल की है। तो मायावती जी के बारे में आपके विचार क्या हैं? देखिए मायावती जी जानती है कैसी कि- नेता मानते हैं आप? नहीं, देखिए मायावती जी अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम करती हैं, उनका एजेंडा देश उत्तर प्रदेश और देश के अंदर किसी से छुपा नहीं है। क्या? लेकिन वो ये जान गई है कि समाजवादी पार्टी के साथ रह के हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, आपके साथ हमारा भलाई है उनकी? नुकसान होने वाला है। आपके इस साथ नाते भलाई है? उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना अगर रास्ता मायावती अलग कर- बीजेपी से हाथ मिलाती तो उनकी कोई भलाई है? नहीं, देखिए बीजेपी से हाथ मिलाती हैं कि नहीं मिलाती है ये उनका राजनीतिक इशू है। अगर और वो उनके मिलाएं तो आप पार्टी- तैयार हैं, हाथ उनके बढ़ा रहे हैं? पार्टी- नहीं, हमें जब जरूरत होगी तो हम ओके। देखेंगे, हमें आज किसी ओके। की जरूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के जरूरत विकास के होगी तो आधार पर देखेंगे। हम Point to be noted. विकास के आधार पर हम जरूरत चुनाव होगी तो लड़ रहे देखेंगे। हैं, और Point to be noted. हमने सुरेंद्र चुनाव राजपूत। के आधार Thank पर you, समीर जी। 305 सीटें जीती शुक्रिया। है, आगे भी हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। थैंक यू। मैं पर आप बहुत ये दावे मत के साथ भूलिएगा कह कि सकता आप ही ने ये कहा है जरूरत होगी तो देखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? आप लोग क्या कर रहे हो? अकेले ही जाओगे या कोई किसी के साथ मिलने का इरादा है? अभी तक तो ब्रजेश भाई बहुत स्पष्ट है, हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। अगर कोई किसी छोटे राजनीतिक दलों में कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर देखी जाएगी, लेकिन किसी भी दल से, किसी बड़े दल से हमारा राजनीतिक गठबंधन का कोई अभी प्रश्न नहीं है। और लगातार हम लोग चाहे आप गोरखपुर का प्रशिक्षण शिविर देख लीजिए या आप और कहीं के प्रशिक्षण शिविर देख लीजिए, हमारे संगठनात्मक कार्यों को देख लीजिए, नदी जल यात्रा को देख लीजिए, हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। गठबंधनों से हमें कोई परहेज भी नहीं है, छोटे दलों से, लेकिन हाँ हम ये अपनी बार पूरी बार 400 छोटे दल कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आप भी बहुत छोटा दल हैं। हाँ हैं, विधानसभा के हिसाब से हम बिल्कुल छोटा दल 6% और एक वोट है बात- आपका और 4 एमएलए बचे हैं, उसमें भी एक संशय है, 3 ही कहेंगे हम तो। और आप दूसरों को छोटा दल कहे जा रहे हैं। अरे तो आप कौन सा मोटा दल हैं? बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। आज की डेट में जो वास्तविकता है वो आपने बताई, उसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। कल की डेट में हम बड़े दल हो जाएंगे तब आप ये भी कहेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। सच बात यह है कि विधानसभा में अपनी उपस्थिति के अनुसार तो हम छोटे दल हैं, लेकिन जनता के बीच में अपनी उपस्थिति के अनुसार हम जैसे दल है वो आपके सामने है। पूरे प्रदेश में हमारी इकाइयां हैं, हर गांव में हमारा संगठन तो है। अखिलेश यादव के बारे में आप लोगों की क्या राय है? जी, अखिलेश यादव के बारे में आप लोग की क्या ओपिनियन है? कैसे नेता हैं वो? अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं। इसमें अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, ये सभी लोग मैंने बहुत अच्छे मायावती तो नेता नहीं पूछा, आप खुद ही कबूलने लगे।
नहीं, तो इसमें अगर कुछ दल जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और जो अपने क्षेत्र में लगातार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके बारे में आप ओपिनियन कैसे खराब दे सकते हैं? जनता के चुने हुए लोगों को आप कैसे खराब कह सकते हैं? वो अपने दलों के बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे दल में बहुत अच्छे नेता हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अकेले चल पाने में उसे बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आपका रास्ता बहुत जोखिम भरा, बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है, महज 5-6% का वोट शेयर है। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ करिश्मा कर पाएंगे जब 18% वाले नहीं कर पा रहे हैं? तो ब्रजेश भाई, जैसी आप बात कह रहे हैं, ऐसी जब हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की थी 1857 से पहले के बाद में, तो वैसे ही लड़ाई हम तब लोग कहते थे कि आप लोग कैसे कर पाओगे, छोटा सा दल है, 1885 में बना है, भाई साहब इनसे कुछ पूछो, ये आजादी पहले ले जाते क्लास किया था। नहीं, गलत ले किया हो तो अब बीजेपी से कुछ पूछो तो नेहरू जी के पास ले जाते हैं। नहीं, एक मिनट ब्रजेश भाई, अगर जो सच्चाई वो बदल नहीं सकती ना, तो उस वक्त लोगों ने माना नहीं था कि हम देश को आजाद करा पाएंगे। पर सर मुझे बताओ ना, प्रैक्टिकल बात करो ना, आप तो बड़े सिंसियर स्पोक्स पर्सन है, पढ़े लिखे और बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये 6% पे क्या कर लोगे आप? ब्रजेश भाई, जब 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 40 या 42 एमएलए आए थे और उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 325 एमएलए आए, आप क्या कह सकते हैं इस बात को? भारतीय जनता पार्टी के वोट मात्र 16% थे 2012 में और 2019 में बढ़कर के 40 से ऊपर हो गए। ओके, लेकिन तो आती हुई लहर दिखती है ना, सब कुछ करती है, मैं और आप आपकी तो कोई आवाज, कोई लहर दिख नहीं रही है। नगर चल रही है, डगर चल रही है। ओके सर, डगर चल रही है सर। नहीं, बिल्कुल सर, गांव विकास का मॉडल बिल्कुल ठीक बात आ रहा है। आप गांव और पाँव चलिए सर, और डगर भी चलिए। राजनीति भी समझ में आ रही है। थैंक यू, विभाजनकारी शुक्रिया, का जवाब धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी है और प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व है। ओके, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक बाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई दीपक बाजपेयी जी, अभी तक तो आम आदमी पार्टी को कोई उत्तर प्रदेश में ऐसे अलायंस के लिए तो पूछ नहीं रहा है, तो आप क्या आगे बढ़कर किसी के साथ अलायंस पार्टनर बनना चाहेंगे? किसी के साथ आपकी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, या फिर आप अकेले ही रह जाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से जातीय अस्मिता की राजनीति हो रही है, लेकिन अति पिछड़ों ने, दलितों ने, माइनॉरिटीज़ ने ये बात देखी है कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले दलों को बार बार प्रतिभागिता मिली है, लेकिन उससे उनका भला नहीं हुआ। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने देखा कि जो चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे बिजली पानी को लेकर हो, चाहे अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, सबसे बड़ा फायदा इन्हीं ये जो हिस्से सोसाइटी के उन्हीं को हुआ है। दलितों को हुआ, आदि पिछड़ों को हुआ, माइनॉरिटीज को हुआ, क्योंकि ये हर पिरामिड में सबसे नीचे थे। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बदलाव हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रुझान आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। कितना हम इसको ले जा पाएंगे लोगों के बीच में, संगठन को कितना खड़ा कर सकेंगे, जन जन तक कितनी बात पहुंचा सकेंगे और लोगों में क्या ये विश्वास दिला पाएंगे कि आप हमें वोट दीजिए तो हम बदलाव ला सकते हैं। मेरे दो सवाल हैं आपसे, ये कोई रिसेंटली 2 क्वेश्चन है और दोनों सवाल एक साथ करता हूं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में दशकों से जाति की राजनीति होती है, आपने बातें तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री करते समय सबसे ज्यादा जातिवादी कार्ड किसने खेला? आम आदमी पार्टी ने खेला। एक जाति विशेष को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरियाते रहे और एक जाति विशेष को आप प्लीज करते रहे, पहला प्रश्न। दूसरा, दिल्ली में आपने इन दिनों अजब सा एजेंडा चला रखा है। अभी मैंने देखा कि कट्टर देशभक्ति सिखाई जा रही है, वहाँ कोई सिलेबस बन रहा है कट्टर देशभक्ति का। पता नहीं सुरेंद्र जी क्या मशवरा देते रहते हैं आप लोग को। और उसके बाद राम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, बुजुर्गों को ले जाके आप दिल्ली से अयोध्या लाएंगे। तो ये 2 राजनीति और जो आप बता रहे हैं, दोनों में कंट्राडिक्शन है। आप जो कर रहे हैं वो और जो कह रहे हैं वो। नहीं ब्रजेश जी, एक्चुअली इसको थोड़ा मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं सोचता हूं कि आप दूसरे नजरिए से भी अगर देखेंगे तो आप पाएंगे। पहली बात, आम आदमी पार्टी वैष्णो देवी से लेकर अजमेर शरीफ और तमाम तीर्थों की यात्राएं, जगन्नाथपुरी की यात्रा पहले से करा रही है। तब तक कोई उसको कम्युनल नहीं कह रहा था। अगर उस लिस्ट में राम मंदिर बन जाता है और वो शामिल होता है तो आप हमें कम्युनल पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाएं या कोई लगाए, तो वो एक नए तरीके से सोचिए। दूसरी बात, जब देश में विभाजनकारी राजनीति हिंदू महासभा कर रही थी, गांधी जी ने बताया कि हिंदुत्व का क्या मतलब है।
उन्होंने कहा कि चरखा राम राम से भरा, उनको किसी ने सांप्रदायिक बता पाया? देशभक्ति के नाम पर जो ये नेशनलिज्म का नाटक चल रहा है, उसका सही जवाब है कि जब हम अस्पताल बनाएंगे, जब हम शिक्षा के मंदिर बनाएंगे, तब देश का विकास होगा। वो सही राष्ट्रवाद है। सही राष्ट्रवाद के बारे में अगर आप बात कट्टर नहीं करेंगे देशभक्त तो बनाएंगे। राष्ट्रवाद वाले मैंने सुना पूरे केजरीवाल देश जी में को, नंगनाच करेंगे। उन्होंने कहा कट्टर देशभक्त बनाएंगे। कट्टर। आप अगर देशभक्त देखिए, नहीं, अगर कट्टर हमारे वर्ड मतलब मैं फोकस मेरा जाति मसलों देशभक्त पर पे नहीं है, धार्मिक- कट्टर पे है। व्हाट डू यू मीन बाई कट्टर देशभक्त? हाँ, उसका मतलब यह है ब्रजेश जी कि जब हम एक नागरिक की तरह संकल्पबद्ध होकर खड़े हों तो हमारी पहली प्राथमिकता जाति ना हो, हमारी पहली प्राथमिकता धर्म नहीं हो, हमारी पहली प्राथमिकता पंथ ना हो, राष्ट्र, ये देश हिंदुस्तान जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की बुनियाद जाति पर खड़ी हो, जिस पार्टी की बुनियाद जाति पर खड़ी हो, वो जात पात के खिलाफ बात कर रही है। आप ही लोग हैं जिन्होंने जातिवाद शुरू किया उत्तर प्रदेश में। देखिए, चार बार दलितों ने जातीय अस्मिता के नाम पर अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। इसके बावजूद उन्होंने देखा कि हाथरस कांड होने पर वो कितना अकेले पड़ गए और तथाकथित मुख्यमंत्री वहां चरण धरने भी नहीं गई। तो उन्होंने अब समझ लिया है कि ये जातीय अस्मिता का ढोंग करके अपने लिए सत्ता का रास्ता खोजने वाले दल, उनके जो एस्पिरेशंस है उसका जवाब नहीं है। उनके एस्पिरेशंस का अगर कहीं जवाब मिला है, अगर उनका बच्चा स्कूल गया है, अगर उनको स्वास्थ्य सुविधा मिली है, अगर उनके घर वालों को पेंशन मिली है, तो वो दिल्ली में मिली। लास्ट क्वेश्चन, अकेले या किसी के साथ? जी सर, जितने दल यहां पर बहस कर रहे हैं उनमें सबसे छोटे, सबसे नए दल राजनीति में हम ही हैं। हमें कोई दम नहीं है कि हम छोटे दल और बड़े दल से सहयोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर इस एजेंडा में सुरेंद्र राजपूत पर इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। आता है हमारे साथ तालमेल लगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी, आप सुरेंद्र राजपूत पर इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। हम कोई बड़े दल छोटे दल, सबसे छोटे दल हम ही हैं। तो हम सर अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, और अगर किसी तरह का सक्रिय सहयोग होता है, आपका मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घोषणा में इस वक्त। थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया आपका। मनीष जी, आपको क्या लगता है आज मायावती के अनाउंसमेंट के बाद और अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेंगे, यानी उनकी पॉलिसी क्लियर है, उन्होंने अनुभव भी करके देख लिया है। लेकिन मायावती जो कह रही हैं और बैकडोर पे जो बैक ऑफिस बात चल रही है, वो उसमें कुछ तालमेल नहीं दिख रहा है। हालांकि आज उन्होंने डंके की चोट पे पत्रकारों का पूछो सवाल, ऐसा सामान्य तौर पर वो करती नहीं है, तो यानी उन्होंने उकसाया कि मुझसे सवाल पूछो, तो पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हम 403 पे लड़ेंगे। असल में ये जो अभी गठबंधन हुए 2019 में, 2017 में सपा का हुआ कांग्रेस से और इनका जो हुआ सपा का बसपा से, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अलगाव हुआ बहुत सुखद नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हम कुछ भी कहते रहें, करते कुछ और ही हैं, उसका कोई मतलब नहीं। दोनों में आपस कोई तालमेल नहीं होता है। दूसरी बात यह है भाई साहब कि अगर आप देखें तो जो वोट परसेंटेज की बात चल रही है, वोट परसेंटेज का तो मामला एकदम पलट चुका है जी, एकदम पूरी तरीके से पलट गया है। भाजपा उसको खींच कर, अगर अच्छा लोकसभा के परसेंटेज अलग हिसाब से हैं और विधानसभा के अलग हिसाब से हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी वोट ट्रांसफरिंग नहीं है। जैसे 19 में लोग 7 लड़े तो आमने सामने की लड़ाई थी, 50% भाजपा लेके चली गई और ये लोग 18 और 19 यानी लगभग 37% पे थे। 17 वाला चुनाव देखिए तो भाजपा 40 पर थी और ये लोग 22 पे थे। मायावती की इस क्लेम में दम है कि उनकी पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल है, लेकिन उनको वोट नहीं मिलता। लेकिन ये बात नहीं समझ में है कि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके कैसे बने। सपा के उतने ही रह गए और वो 10 जीत गए। और ये एक तो वोट ट्रांसफरेबल कुछ नहीं है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। वोट ट्रांसफरेबल ये है कि आज की डेट में हर वोट में सेंध पड़ी हुई है। इसको ऐसे देखिए कि 15% पे भाजपा थी 2012 में और 2017 के चुनाव में 40% पे थी। ये बढ़ा कहां से? यानी सबका घटा तब तो भाजपा बढ़ी, अपने घर से तो नहीं ले आई थी ना वोट। तो मायावती के वोट भी टूटे, सपा के वोट भी टूटे, सब टूटे, सेंध तो पड़ी ना, तभी तो 40% पे चला गया और लोकसभा में वो चला गया 50% पे। तो आपने एक बड़ी बेहतर बात शुरुआती दौर में कह दी थी कि राजनीति का तो मतलब मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता बड़ा मुश्किल और आगे तक बढ़ गया ना। जहां ये समीर सिंह की इस बात में कितना दम है कि जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, इसको किस तरह से व्याख्या करते हो आप? हालांकि इनकी जो अभी पोजीशन है, जिस हालात में ये चल रहे हैं, उसमें अभी इनको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है।
ओके। इनकी जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बहुत पर इस गठबंधन। बात पर क्यों जोर दिया कि जरूरत पड़ेगी तो देखिए? अरे तो राजनीतिज्ञ हैं, विकल्प खुला ओके, रखते हैं। ओके, यानी एक कार्ड पॉकेट में रहे। बिल्कुल कार्ड पॉकेट में ऑलराइट, रहे। बीरेन सिंह जी आ गए हैं। भाई बीरेन जी, आज मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, किसी के लिए सीट नहीं छोड़ेंगी। तो अगर ऐसा हुआ तो ये संयुक्त मोर्चा का क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो मायावती का ऐलान है, अगर इससे ज़्यादा सबसे कोई खुश होगा तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। हाँ, बड़ी अच्छी टॉक कर रहे थे क्योंकि समीर जी इसके बारे में। क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इसका फायदा मिलता दिख रहा है। देखिए, मायावती और अखिलेश यादव दोनों ऐसे नेता हैं जो अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बना चुके हैं एक बार उत्तर प्रदेश में, और 5-5 साल उन्होंने चलाई भी है। अब समीकरण बदल गए हैं। मायावती चुनाव हार रही हैं, अखिलेश हार रहे हैं और बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं वो सब मानते हैं कि 2019 का जो मायावती का और अखिलेश का गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता। और अगर उनके सामने मोदी का चेहरा ना होता तो शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आती। ये मोदी का करिश्मा था कि ये गठबंधन भी वहाँ फेल हो गया और चुनाव नहीं जीत पाए ये लोग, लोकसभा में 15 सीटों तक रह गए। अब बीजेपी रात दिन ये मनाती रही कि दोनों तरह से ये लोग अलग हो जाएं विधानसभा में, क्योंकि जब चुनाव की रैलियां शुरू हुई और चुनाव का दौर आया है तो उसमें विकास की बात, रोजगार की बात, बिजली पानी की बात, महंगाई की बात, स्कूल की बात, क्राइम की बात, कानून व्यवस्था की बात हो रही है और इस बहुत सारे मुद्दों पर जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन अब बीजेपी खाली एक मुद्दा चला रही है कि मुख्तार अंसारी का पंजाब से यूपी नहीं भेजा जा रहा है, बाकी और पर बात न करो। बाकी और चाहे स्कूल की फीस प्राइवेट जितना बढ़ जाए, बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, तमाम महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो जो इनको फायदा देगा उसी पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है ब्रजेश जी कि चुनाव जब अकेले लड़ा जाएगा तो अपने अपने विकास के कामों पे भी लड़ा जाएगा। तो अखिलेश यादव का नारा था कि काम बोलता है, अब योगी जी का नारा है काम दमदार। तो अब ये अपने अपने काम गिनाए कि किसका काम बोल रहा है और किसका दमदार है। हालांकि इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ये कहती कई एक्सप्रेसवे उसने बनवाए, लेकिन उस पर चल कौन रहा है ये नहीं बताती है। कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कब से चलेंगी। अखिलेश यादव कहते हैं हमने बनवाया, मेट्रो चलवाई, लोक भवन जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वो भी समाजवादी सरकार में बना, IT सिटी आई, वो कहते हैं हमने रोजगार दिया, तमाम सारी चीज़ें हैं। बीजेपी को भी अब ये सब गिनाना होगा क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहा है। अब बीजेपी के पास गिनाने के लिए है कि नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाक्रम होता है उसमें मायावती एक ऐसी अकेली नेता हैं जो सबसे कम बाहर निकलती हैं। इवन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी तक पीड़ितों के घर जा रहे हैं, जिलों जिलों में जाते हैं, उनको मिलते हैं, आर्थिक मदद देते हैं। सरकार का जो अपना काम है वो अपना काम करती है, लेकिन घर बैठकर दलितों की आवाज़ उठाने रहना और कहना कि वोट हमारे पास रह जाएगा, ये कोई श्योर शॉट नहीं है। भाजपा इससे खुश होती है क्योंकि इससे वो ललचवाती है, अपनी ओर बुलाती है मायावती के वोट बैंक को और इसका फायदा भी उठाती है। देखिए, अभी जो अखिलेश यादव पर मुकदमा कायम हुआ मुरादाबाद में, उससे बहुत प्रचार मिला उनको। समाजवादी पार्टी को भाजपा ने फ्री में प्रचार का मौका दिया। अब सियासत में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, ये आगे पता लगेगा। लेकिन मायावती के वोट के कई और दावेदार भी उत्तर प्रदेश में आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद है और कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। अगर महान दल अखिलेश यादव के साथ आया है तो उनके साथ आपका लोकदल भी तो है जो छोटे 4-5 जिलों में है। हो सकता है राजभर भी उनके साथ चले जाएं, शिवपाल यादव भी जाएं,
हो सकता है ओवैसी भी चले जाए, चुनाव के बाद हो सकता है कि मायावती भाजपा से मिल जाए, कोई भरोसा है किसी का। ये सब सत्ता इनको चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। अब अकेले लड़ने की बात ये लोग करते हैं। बहुत लोगों का ये होता है कि हमारा चलो कम से कम कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, हमारा 403 विधानसभा संगठन बन जाएगा, कुछ टिकट मांगने वाले आ जाएंगे, चलो इसी बहाने माहौल गर्म रखो। तो ये भी है, लेकिन आप सुरेंद्र जी को ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, सुरेंद्र जी के यहाँ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटा दल है, लेकिन देश की तो राष्ट्रीय पार्टी है ही है। अब बीजेपी के सामने कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है, तो उसके साथ असल में कोई तैयार नहीं गठबंधन करने को। कांग्रेस के पास मजबूरी ये है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिले 403 पे लड़ा नहीं पाएगी, और कैंडिडेट मिल भी गए तो कितना जीतेंगे, श्योर शाट नहीं है। आऊंगा सुरेंद्र भाई, थोड़ा वेट कर लें। बीजेपी आप ज्यादातर वोट बटोर रही है, चाहे सवर्णों के हो, ओबीसी के हो, दलितों के हो, सब पे वो कोशिश कर रही। और सबसे बड़ा उसके पास हथियार हिंदू मुसलमान तो है ही है। जब कुछ नहीं चलेगा तो फिर जय श्री राम चलना तो है ही है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल यूपी की सियासत में जो लोग हैं वो जानते हैं कि विधानसभा चुनाव या कोई चुनाव ध्रुवीकरण से होता है। वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे राजनीतिक दल। विपक्ष की एकमात्र आस, मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी दिखती है कि अगर विपक्ष से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो अखिलेश यादव बन सकते हैं। और किसी लीडर के पास इतना ना भीड़ है, ना इतना बड़ा संगठन है, और बीजेपी को ये बात अच्छी तरह से पता भी है। मायावती की दावेदारी को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मायावती की दावेदारी लगातार समापन की ओर है। मायावती ने जब राज्यसभा का चुनाव जितवाया एक रामजी गौतम को, तब ये बात लोगों को खटकी कि आखिर बीजेपी ने आसानी से क्यों मायावती का उम्मीदवार जीतने दिया राज्यसभा में। उसके बाद से फिर अखिलेश ने विधान परिषद में वो मौका नहीं आने दिया। तो मायावती के साथ ये समस्या है कि उनका जितना वोट बैंक है वो पूरी तरह रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो उतना निकलती नहीं है। वो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों से जुड़ती हैं जी। तो उनके साथ ये हमेशा से रहा है। अच्छा, 2012 में उनकी सरकार चली गई, 10 साल होने वाला है, तो कोई राजनीतिक दल इतने दिन सत्ता में नहीं रहेगा तो लोग किस आशा और उम्मीद से जुड़ेंगे। आज बीजेपी के पास इतनी ताकत है तो सत्ता होने के नाते भी उसका एक कारण है। बहरहाल देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, जनता को महंगाई से मतलब है, रोजगार से मतलब है, लोगों को सुरक्षा से मतलब है, कानून व्यवस्था से मतलब है। और जो लोग चुनाव लड़ने निकले हैं वो इन सबको तय करें। समाज में कोई बेरोजगारी भत्ता देता था, कोई लैपटॉप देता था, कोई कहता है हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, हमने शौचालय दिया है। सबके अपने अपने दावे हैं, उनके दावों पर जनता मोहर लगाएगी जी। बहरहाल जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसी में ये सब चीज़ें चलती हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, और झुकना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, और यूं ही जमहूरियत में किसी के हाथ सरदारी नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, मेरा एक बड़ा सीधा प्रश्न है, और मैंने मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उनके 10 सेकंड के एक अल्फाज हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मायावती जी ने कहा, हमारी पार्टी का किसी के साथ भी गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हमारी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता और हमारे मतदाता बेहद अनुशासित हैं, जबकि देश की अन्य पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये तथ्य जब मायावती कह रही हैं और आपके पास 2019 में 10 मेंबर आप पार्लियामेंट आप गठबंधन से जीत कर आते हैं, 2014 में आपके पास कोई नहीं था, ये तथ्य और आंकड़े मायावती की बात की वास्तविकता से भिन्न है। नहीं, भिन्न इसलिए नहीं है कि देखिए, जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव में मायावती जी ने एक राज्यसभा सीट ले ली, तो विधान परिषद के चुनाव में अखिलेश ने एक सीट ले ली। क्यों? 2 सीट जीत सकते थे क्या अखिलेश यादव जी? नहीं जीत सकते थे। तो फार्मूला तो सब पर लागू होता है ना।
दिक्कत यह है कि सत्ता में आने के लिए हर आदमी कदम फूंक फूंक के चलता है और ऐन वक्त फैसला लेता है। अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। मैडम वेट करिएगा, मैं आऊंगा जाएगा, प्लीज। कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ उठेगा जी। लेकिन ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है और अपने दम पर अगर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाई तो अपने दम पे अपने एजेंडा को लागू किया। उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क बनाया, काशीराम पार्क बनाया, सब कुछ किया। जब सारे चीजें उन्होंने पूरा कर लिया, वहां नोएडा में कितना बड़ा पार्क बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगवाई, सारे काम उन्होंने महापुरुषों के नाम पे चौराहे बनाए, सबके अपने एजेंडे पे किया। भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही थी, जब बोलने की नौबत आई तब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। समीर सिंह की इस बात को आप कितना गंभीरता से देखते हैं जब वो ये कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हर राजनीतिक दल कहता है और ये देखिए मैंने आपसे बहुत पहला कहा, बहुत जल्दीबाजी होगी अभी सब चीजों करने की। हर आदमी को जरूरत पड़ती है, कभी किसी को रोटी की जरूरत पड़ती है तो किसी के दरवाजे पे जाके खा लेता है, घर में कोई नहीं है तो बगल में जाके तो आप इनके दरवाजे जाओगे खाने या इनको अपने दरवाजे पे खाने के लिए बुलाओगे? दो में से क्या काम करोगे? ये हमेशा बहन जी के दरवाजे पर आए हैं, बहन जी नहीं गई इनके दरवाजे पर, बहन जी को खाना इन्होंने खिलाया। तो मानते हैं हम कि बहन जी को अगर 2 बार मुख्यमंत्री बनाया तो इन्होंने बनाया, लेकिन वो बहन जी अपने एजेंडे पे काम करती रही। तो आप इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये आपके दरवाजे पर अपने शासनकाल आपकी रोटी खाने आए? अपने ब्रिजेश जी, मैं बता रहा हूं, अपने शासनकाल में जिले वाइज ये पता करती थी कि थाने में किस किस बिरादरी के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नहीं है। ना रोटी वाली बात पे बात फंसी है। रुक जाओ खान साहब, आप बात से हट नहीं सकते हो। ये रोटी वाली आपने बात कही, तो क्या आप चाहते हैं कि मायावती जी के घर बीजेपी रोटी खाए? भाई मायावती जी के घर जिसको जरूरत पड़ेगी वो रोटी खाएगा आकर के, इतनी मजबूत उनके इसके पास इच्छा शक्ति है। ओके ठीक है, समीर सिंह इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्या वो मायावती के घर रोटी खाने के लिए उनकी पार्टी तैयार है? समीर सिंह जी गो अहेड। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा और मैं इस बात का जवाब स्पष्ट रूप से देता हूं कि हमारे एजेंडे में दलित का विकास है, वंचित का विकास है, शोषित का विकास है। आप देखिए अभी वीरेंद्र जी जो बात कह रहे थे, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से मैं उससे सहमत नहीं हूं। राज्यसभा की सीट हमने नहीं दी बसपा को। राज्यसभा की सीट में समाजवादी पार्टी ने जो फर्जीवाड़ा किया था, उनके प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया और जिन लोगों ने नामांकन किया था वो निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। दूसरा मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए मैंने 40 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने 3-4 साल के अंदर दिया। 1 साल कोरोना काल रहा, मैं 3 साल ही कहूँगा, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। हमने शौचालय दिया, हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने उज्ज्वला दिया। वो सारे योजनाएं गरीबों के विकास के लिए थी, उन्हीं दलित वंचित शोषितों के लिए थी जिनका वोट सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग उनको मूर्ख बना के आज तक लेते रहे। देखिए 2019 के गठबंधन के बाद भी सपा बसपा क्यों हार गई? वही दलित, वही वंचित। परहेज भी है और साथ में आप कटिया भी डालते हैं। देखिए ब्रजेश जी, हम कटिया नहीं डाल रहे हैं, हम कभी भी कटिया किसी पर नहीं डाले। हमने सदैव देश की बात की, गरीबी की बात की, देश के विकास की बात की। हमने वैक्सीन बनाया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। खान इतना ताल ठोक के क्यों कह रहे हैं कि आओ हमारे घर खाना खाने? तब हम नहीं हम तो सबको बुलाते हैं। हम अभी 14 अप्रैल आ रहा है, अम्बेडकर जी की जयंती है, हमने आज ही कार्यक्रम बनाया है कि हम सेवा बस्ती में जाएंगे। ब्रजेश जी, हमने 14 का दीपक जी रुक जाओ, दीपक जी रुको प्लीज। 14 अप्रैल का हमने कार्यक्रम बनाया है कि हम सेवा बस्ती में जाएंगे, हम सेवा करेंगे, हम करेंगे, हम स्वच्छता करेंगे, हम विकास करेंगे। दीपक वाजपेयी 2 मिनट तो आज ही कार्यक्रम बनाया। थैंक यू। जूही सिंह कुछ कहना चाह रही थी, पहले कह ले फिर मैं सवाल करता हूं। एक सेकंड दीपक जी, 1 सेकंड रुक जाओ। केवल 10 सेकंड, आपकी केवल 10 सेकंड, केवल 10 अच्छा जूही जी प्लीज रुक जाओ, आप जूही जी रुक जाओ। हाँ दीपक जी बोलो, कुछ अर्जेंसी है उनको, बोलिए आप। अच्छा जी, मैं केवल ये जूही जी से माफी समेत केवल एक बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई श्रेय ले सकती, मुझे लगता है एकदम नाजायज है वैक्सीन का श्रेय लेना।
ये केवल हाथरस बलात्कार कांड के लोगों के साथ खड़े होने का श्रेय ले अरे सकते आप हैं। कोरोना कुलदीप काल में सेंगर जी ने जो दिल्ली बलात्कार में किया उसका श्रेय ले दिल्ली सकते हैं। में गरीब लोगों बाकी को ये बस कोई स्टेशन चीज- पर ले जाके ये छोड़ कोई दिए नहीं- थे, शर्म नहीं ये आती कोई तुमको नहीं बात बनाया करते इन्होंने। हुए? शर्म नहीं आती है? वैक्सीन इन्होंने नहीं बनाया दिल्ली भाई में साहब। लाखों लोगों ये को बस भारतीय स्टेशन जनता पर पार्टी मरने के के लिए लोगों छोड़ की दिए फौज, थे। बिना उनको पढ़े एक लिखे पैकेट लोगों की भोजन नहीं फौज दिया, है। एक गिलास ये पानी नहीं फर्जी दिया। डिग्री शर्म वालों नहीं की आती फौज है, तुम्हारे इनका मुख्यमंत्री वैक्सीन को? से कोई लेना अब देना तुमको नहीं है। शर्म नहीं आती? उत्तर प्रदेश में इनके- पार्टी चला रहे हो। इनका उत्तर वैक्सीन प्रदेश से और कोई बिहार लेना के देना नहीं मजदूरों है। को बॉर्डर ये पर मरने के लिए बलात्कारियों छोड़ की दिए पार्टी थे। है। एक ये पैकेट भोजन नित्यानंद आम की आदमी पार्टी है पार्टी का कोई बलात्कारी नेता की। और आपकी ये सरकार कल- दी हो। ये कुलदीप दिल्ली सेंगर के की अंदर पार्टी है बॉर्डर बलात्कारियों के की। एरिया ये में हाथरस एक में पैकेट बलात्कारियों भोजन के दिया साथ हो। खड़े होने वालों की बिजली पार्टी काट है। दिया आप लोगों ने इनके उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बिहार ने और क्या गरीब हो गया? लोगों का। छोटी-छोटी बच्चियों आपने की 1 रुपए का राशन नहीं इनको दिया, पहचान आपने लीजिए। 1 पैसे इनका की दवाई वैक्सीन से नहीं कोई दी, लेना देना नहीं है। आपने उनके बिजली अपनी काट बच्चियों के को उनको भारतीय उत्तर जनता प्रदेश और पार्टी के बिहार में नेताओं से भगाने बचा का के काम रखिए। किया। माफी मांगो Thank you. आप, बच्चियों को आपकी अपनी जमानत बहनों को जब्त हो भारतीय जनता जाएगी, पार्टी के नेताओं से आपकी बचा के जमानत रखिए। दिल्ली में थैंक भी यू, जब्त शुक्रिया। होगी। माफी आप मांग दोनों लो, शांत होइए। माफी मांग लो। दोनों शांत होइए, कृपया जो शांत होइए। कोरोना काल के ओके, अंदर जूही सिंह जी आपने को लाया जाए। व्यवहार किया शुक्रिया, उत्तर शुक्रिया, प्रदेश और धन्यवाद, बिहार के धन्यवाद। लोगों के साथ। देखो, चुप नहीं रहोगे तो मैं आवाज बंद करूंगा, फिर बुरा लगेगा आपको। ओके, जूही सिंह जी, गो अहेड प्लीज। ओके, दोनों लोग शांत होइए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये लड़ाई का मंच नहीं है। जूही सिंह जी, गो अहेड। वैक्सीन से इनका सिर्फ कोई जूही लेना सिंह बोलेंगी। ओके, गो अहेड। ब्रिजेश जी ये तो आपकी बहस में ही स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन किसका किसका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने बसपा की सरकार बनाई, हमने कभी इनसे मिलकर सरकार नहीं बनाई, इन्होंने हमारी सरकार बनवाई है ना हमने इनसे कभी गठबंधन किया है, हम हमेशा इनके खिलाफ लड़े हैं। दूसरी बात की बहुजन समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश का हमारी ही पार्टी ने समर्थन देके बनाई थी। आपको राजनीतिक जानकारी नहीं है, पता कर लीजिएगा। बसपा के साथ उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे, आप बसपा के साथ चुनाव लड़िए, बताइए। मुलायम सिंह जी बसपा के पहली साथ बार चुनाव मुख्यमंत्री बने लड़िए। थे तो उनके पास आप कितने कितने विधायक थे आप बता दो। ओके, सिर्फ जूही सिंह बोलेंगी, रुक जाए आप लोग। डिबेट को खराब ना करें, डिबेट को खराब ना करें, सिर्फ जूही सिंह बोलेंगी। आप जो बता रहे हैं ना कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो हम भी सुनेंगे। जब आप युवाओं के बीच में जाएंगे तो बेरोजगारी की बात करिएगा, जब किसानों के बीच में जाएंगे तो Thank you, madam. पहली बार कैसे बने थे? करके उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, बताइएगा। पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री कैसे बने थे ये तो बता दीजिए बहन जी। साथ ही ये जो रेहड़ी और पटरी वालों के लिए एक दिवस आपने बताया है, उसमें लोन आपने कितना दिया ये बताइएगा। और आप करके सरकार बनी है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, सरकार बनी है। धन्यवाद। सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के लिए आप उत्तर प्रदेश में क्या संभावना देखते हो? कोई अलायंस पार्टनर की संभावना या अकेले की संभावना? सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, गो अहेड। देखिए ब्रजेश भाई, दो बातें बड़ी मैडम आपकी आवाज नहीं जा रही, अब शांत हो जाइए। या सुरेंद्र दो जी, गो अहेड। बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। हमारे चुनाव में किसी भी गठबंधन की अभी कोई संभावना नहीं है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें बड़े उत्साहजनक रिजल्ट मिल रहे हैं, चाहे वो गांव की सभाएं हों, चाहे वो गांव के हमारे। पर बीरेन जी तो कह रहे थे कि आपको कोई पूछ नहीं रहा यूपी में। वीरेन जी तो अपना साहित्यिक रूप से देशज भाषा के मस्त इंसान है। आज फकीर मौला की तरीके से बात करते हैं, कल वो हमारे पक्ष में भी बात करेंगे जब उन्हें हमारे पक्ष में हवा दिखाई देगी। तो हम उनसे उनकी निर्मम मीमांसा भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन एक चीज तो आप देखेंगे ना कि जब उपचुनाव हुए तो 7 में से 2 जगह पे 2 नंबर पर तो हम ही आए थे, चाहे वो घाटमपुर ले लीजिए, चाहे वो आप उन्नाव ले लीजिए। तो हमारा ये मानना है कि जनता इस वक्त निश्चित विकास को देख रही है, प्रबुद्ध इतिहास को देख रही है और कहीं ना कहीं भविष्य के निर्माण में जिन लोगों के पास स्पष्ट और महती भूमिका है उनको देख रही है। प्रियंका गांधी जी इस वक्त उत्तर प्रदेश की उम्मीदों को पंख भी लगा रही हैं और आम जनमानस, बेरोजगार भी, किसान भी, नौजवान भी, मजदूर भी, उनको अपने मनीष जी, क्या कारण है कि विपक्ष महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहा, रोजगार को मुद्दा नहीं बना पा रहा, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, खराब लॉ एंड ऑर्डर, बढ़ते हुए अपराध को मुद्दा नहीं बना पा रहा? मैं तो पिछले 6 सालों से देख रहा हूं केंद्र और यहां दोनों मिलाकर, मिलाकर, वेट करिएगा प्लीज, दोनों मिलाकर इतने बड़े बड़े मुद्दे आए जिन पर मतलब सीधे हिट किया था आम जनमानस को और उसके बाद भी मुद्दे नहीं बने। और ये मुद्दे ना बना पाने के कारण ही एक सबसे बड़ा जो ये लगातार फैलता जा रहा है, जो भाजपा का रथ, मतलब 325 सीटें यहाँ वापस फिर 19 में,
इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। आपको याद होगा एक बार हम लोगों ने यहीं पर डिस्कशन किया था 2019 के सितंबर में बिजली के बिल बहुत बढ़ा दिए गए थे, पर यूनिट चार्जेस बहुत बढ़ाए गए थे। हम लोग ने बकायदा यहाँ डिस्कस किया था कि ये इतनी बड़ी बात और मुद्दा क्यों नहीं बन रही है। अरे अभी पिछले महीने ही चर्चा किए थे बिजली। नहीं, मैं उस समय की बात भी याद कर रहा हूँ, सितंबर में बहुत तेजी से बढ़ी थी। करेक्ट बात। तो हम लोग यही डिस्कस करके अफसोस कर रहे थे कि इतना बड़ा मुद्दा ये सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ ट्वीट कर देने से जनता के उस जख्मों पर मरहम लग जाएगा? और उसके बाद क्या हो रहा है? दुर्गेश चौधरी नेपाल चला गया, वो भी मुद्दा नहीं बना, वो भी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं इसको ये मान लेना चाहिए कि संपर्क कमजोर हुआ है विपक्ष में और आमजन में, और ये लोकतंत्र के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। ऑलराइट, ये समीर सिंह कुछ मेंशन कर रहे थे, गो अहेड, 10 सेकंड ओनली, टाइम बहुत कम है। जी, संपर्क कमजोर नहीं हुआ है, इनका विश्वास कमजोर हुआ है। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया, जो भ्रष्टाचार किया, जो अपराध किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये विकास नहीं करने वाले, थैंक यू, ये अपराध पर रोक लगाने वाले नहीं हैं। जूही सिंह 10 सेकंड, इस नाते जूही सिंह 10 सेकंड, मैडम विश्वसनीयता खो चुके हैं और निरंतर हम विकास करके ओके मैडम 10 सेकंड, अनइंटरप्टेड 10 सेकंड बोलिए, मुद्दा क्यों नहीं बना ये सब? ब्रिजेश जी, चुनाव मुद्दों पर ही होगा और विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है और समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर ओके, दीपक बाजपेयी 10 सेकंड, ये सब मुद्दा क्यों नहीं है? दीपक बाजपेयी 10 सेकंड। अत्याचार बढ़ रहा है। ब्रजेश जी, अपनी शक्ति भर बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी घर घर जा रही है, सवाल पूछ रही है। इसने पूरे प्रदेश को आंदोलित किया है, जितनी हमारी शक्ति है उन्हीं मुद्दों पर हम। सुरेंद्र राजपूत जी 10 सेकंड, गो अहेड। देखिए ब्रजेश भाई, मुद्दा जनता में है, जनता खड़ी हो रही है, और जो जनता खड़ी और जो राजनीतिक जमात खड़ी हो रही है उसे या तो गोलियों का सामना करना पड़ रहा है या देशद्रोही मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, और उसे सबसे बड़ी पहले उसे मीडिया का समर्थन मिल जाता था। आपका तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपके मित्र गोदी मीडिया का समर्थन कतई नहीं मिल रहा। हमारे दोस्तों को क्यों बुरा कहते हो? हाँ, आपके जनता में मुद्दे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस राजनीतिक पर चर्चा को देखने के लिए। तो 9 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के, और इस 9 महीनों में आपको 900 तरीके के पैंतरे दिखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, कुछ भी अनिश्चय नहीं होता, और कुछ भी तय नहीं होता है, और कुछ भी अंतिम नहीं होता है। इन लाइनों को ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।